Hello students, welcome to Aspirants Campus. This is Richa and आज जो है वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चैप्टर है उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे आपको एक फोटो नजर आ रही होगी। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी दी है। ठीक है, तो डिमांड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी का भी प्राइस जो होता है वो निर्धारित करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या घटेगी। जब प्राइस जो होती है कम हो जाती है किसी भी कमोडिटी की, आप खुद पे ही लागू करिए कि अगर किसी भी चीज की प्राइस कम हो जाएगी तो आप उसका डिमांड जो होगा आपका वो लेने का मन करेगा। क्वांटिटी डिमांडेड, आप सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इसकी खरीद के रख ली जाए। ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी कम है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, प्राइस जो होगा दूसरी कमोडिटी का, इनकम जो होगा कंज्यूमर का और टेस्ट जो होगा कंज्यूमर का वो अनचेंज रहेगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल फैक्टर है, वो है प्राइस। सिर्फ प्राइस चेंज हो सकता है, बाकी सभी चीजें चाहे दूसरी कमोडिटी जो सब्सटीट्यूट गुड है उनके प्राइस हो, चाहे टेस्ट हो कंज्यूमर का, इनकम हो कंज्यूमर की, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, अमाउंट ऑफ द मनी, डिमांड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। जो क्वांटिटी जो होगी उसकी कमोडिटी की और मनी जो होगा जितनी डिमांड की गई है उनके बीच में जो इनवर्स रिलेशन है उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज। सिंपल, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इनके बीच में जो इनवर्स रिलेशन आता है उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहती। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल आपका आता है। यहाँ पे हमने जो बनाया है एक टेबल, एक टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसी को हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल। यानी कि जब प्राइस जो था 1 किलो एप्पल का 100 रुपीज था, तो क्वांटिटी डिमांड की जाती थी पर वीक कितने केजी एप्पल, 15। लेकिन प्राइस जब 200 हुआ तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 12 हो गया। प्राइस और इंक्रीज हुआ, 300 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हुआ। प्राइस और इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गया पर वीक। यानी कि जैसे ही प्राइस 100 से 400 पे गया, क्वांटिटी डिमांडेड 15 से 3 पर आ गया एंड दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अगर हम चारों कॉम्बिनेशंस को देखें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की जो हमें यहाँ पे दिखाई गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी एप्पल्स की वो फॉल हो रही है और प्राइस जो है एप्पल्स का वो राइज हो रहा है। तो प्राइस राइज देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, दैट इज इनवर्स रिलेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब 3-4 जगह यहाँ पे एक टेबल में अगर एप्लीकेबल है और हमने बनाया है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल से ही हम डिमांड कर्व को बनाएंगे। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो हमें रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी ऑफ गुड और कंज्यूमर्स जितना बाय करना चाहता है एंड द प्राइस ऑफ गुड उनके बीच में। ठीक है, कि गुड की क्वांटिटी कितनी है और कितना कंज्यूमर बाय करना चाहता है और प्राइस क्या है गुड का। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल पर वीक, यानी कि क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 15 केजी है, 10 केजी है, 5 केजी है। अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे कितना था, 400 प्राइस हो जाता है, 400। तो 400 में वो कितना क्वांटिटी डिमांड करता है, 3 केजी एप्पल डिमांड करता है, 3 केजी। ठीक है, और 300 होता है एप्पल का प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो जाता है, आई थिंक 8 केजी।
ठीक है, 8 kg। अगर आप सीधी रेखा यहाँ पे खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 8 kg होगा ये। अगर मिलाएंगे इस पे आएगा 8 kg होगा। ठीक है, और अगर हम 200 करते हैं तो हो जाएगा इसका प्राइस 12 kg, और 100 था अगर प्राइस तो ये था 15 kg। ठीक है, तो यही आपका बन जाता है डिमांड कर्व। ठीक है, तो डिमांड कर्व जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड बढ़ता जाएगा। तो डिमांड कर्व को हमने स्ट्रेट लाइन में दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और डिमांड कर्व नीड नॉट ऑलवेज टू बी स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, ये कर्व शेप में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिमांड जो है फॉल हो रही है जब प्राइस राइज हो रहा है कमोडिटी का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, प्राइस राइज डिमांड फॉल, प्राइस डिमांड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो आप इसको स्केल से बनाइएगा, ज्यादा सही से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो कर्व शेप में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो डिमांड कर्व इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए डिमांड शेड्यूल फॉर आइसक्रीम फॉर 2 इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड इन अ गिवन पीरियड आज गिवन बिलो। सपोज देयर आर 2 हाउसहोल्ड्स दैट डिमांड आइसक्रीम, यहाँ पे आपके पास 2 हाउसहोल्ड है, हाउसहोल्ड ए हाउसहोल्ड बी। अब ये दोनों जो है आइसक्रीम्स की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस 3 रुपीज है उसमें हाउस होल्ड ए जो है वो 4 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है और हाउस होल्ड बी 5 आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है। ठीक है, प्राइस 4 रुपीज हुआ तो यहाँ पे 3 आइसक्रीम, यहाँ पे 4 आइसक्रीम, दोनों की आइसक्रीम की डिमांड कम हो रही है, प्राइस और इंक्रीज हुआ, आइसक्रीम की डिमांड और कम हुई। जब हम हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो डिमांड बनेगी उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, अब मार्केट डिमांड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल समेशन होगा इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व का। यहाँ पे आप हाउस होल्ड ए और यहाँ पे आप हाउस होल्ड बी का देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आपका मार्केट डिमांड बनाया गया है कर्व। ठीक है, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि सिर्फ एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि डिमांड कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, ट्रेडिशनल द डिमांड थ्योरी एक्सप्लेन दिस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इसी की वजह से यहाँ पे डिमांड थ्योरी दी गई थी। तो अब यहाँ पे देखिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इस थ्योरी को हम 3 कॉन्सेप्ट्स की मदद से पढ़ेंगे मॉडर्न डिमांड थ्योरी को। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है रिलेटिव प्राइस एक कमोडिटी का, जैसे कि पेप्सी कैन है और एक कोक कैन है, दोनों का प्राइस कितना है 20 रुपए। ठीक है, तो अगर कोक की प्राइस 20 से बढ़ के 25 रुपए हो जाती है, पेप्सी की प्राइस चेंज नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि पेप्सी जो है वो कोक से सस्ती हो गई है। बिना प्राइस को चेंज किए हमने पेप्सी को यहाँ पे चीपर दिखा दिया, क्योंकि कोक की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो ऑल्दो एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ पेप्सी हैज नॉट चेंज, प्राइस यहाँ पे नहीं बदला है, लेकिन क्योंकि पेप्सी का प्राइस कम हो गया है, कमी हुआ ना कोक से, तो चेंज जो होगा रिलेटिव प्राइस में कमोडिटी की वजह से उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी जैसे कि मैंगो, मैंगो का प्राइस कम हो जाता है, दूसरे फ्रूट्स का कांस्टेंट रहता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मैंगो खरीदेगा, क्योंकि प्राइस तब भी किसका कम है, मैंगो का कम है। ठीक है, और बाकी दूसरे फ्रूट्स कम खरीदेगा। तो ये इसी वजह से होगा क्योंकि मैंगो जो है बाकियों के मुकाबले में सस्ता लगने लग गया है कंज्यूमर को। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बाय
इस तरीके से भी देख सकते हैं, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट मैंगो, कंज्यूमर मैंगो सब्स्टिट्यूट कर रहा है बाकी फ्रूट्स के मुकाबले में, क्योंकि मैंगो का प्राइस कम है। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो मेन रीजन है कंज्यूमर के ज्यादा मैंगो खरीदने का, वो है मैंगो का प्राइस कम होना, ठीक है, और बाकी फ्रूट्स का प्राइस अनचेंज्ड होना। वही हमने फर्स्ट केस में देखा कि जो मेन रीजन है पेप्सी को ज्यादा खरीदने का, वो क्या है, कोक का प्राइस इंक्रीज होना। प्राइस यहाँ पे इसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, सिर्फ यही बात है। तो इसी को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद आता है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो मनी इनकम जो होती है कंज्यूमर की, एज द प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स, प्राइस जो कम हो गया तो परचेजिंग पावर जो होगी, इनकम अगर उसकी बढ़ गई है, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, मैंगो का प्राइस कम हो गया, मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ गई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैंगो खरीद सकता है उसी पैसों में, ठीक है, विद द सेम मनी इनकम। एंड देयर इज टेंडेंसी फॉर डिमांड ऑफ मैंगोज राइस, और ये भी कर सकता है कि भाई वो डिमांड को और इंक्रीज कर ले, क्योंकि उसके पास अब पैसा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो राइज इन रियल इनकम, इनकम बढ़ जाना विद द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज इनकम इफेक्ट। कमोडिटी का प्राइस कम हो गया और इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो गई, तो ये आपका हो गया इनकम इफेक्ट। राइज इन मनी इनकम, सेम इम्पैक्ट किस पे होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी के, उसका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। तो ऐसे कमोडिटी जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए राइज इन मनी इनकम के साथ या फिर रियल इनकम के साथ, उसको हम कहते हैं नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल गुड्स में भी हमने यही पढ़ा है कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है इनकम के बढ़ने के साथ या फिर, ठीक है। दिस इनकम इफेक्ट इन सच केस इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। Positive because there is a direct relationship between the income and quantity demanded. इनकम बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी अगर बढ़ जाती है तो इसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट, और हम इसको कह सकते हैं नॉर्मल कमोडिटी, ठीक है। तो इस केस में जब राइज इन मनी और रियल इनकम लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मनी का मतलब प्राइस जो है बढ़ जाता है इनकम का, और अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं, इनकम हमारा बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमने कम कर दी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा था, ये बच था हमारा नॉर्मल कमोडिटी या फिर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। नॉर्मल कमोडिटी या फिर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इन्फीरियर कमोडिटी। या फिर नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इन्फीरियर कमोडिटी जो होती है वो कम ब्रांडेड होती है एज पर नॉर्मल कमोडिटी, ठीक है। जो इन्फीरियर कमोडिटी होती है वो अनब्रांडेड मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर आपकी इनकम अच्छी खासी हो गई है तो आप अनब्रांडेड चीजें यूज करना कम कर देंगे, आप ब्रांडेड चीजों की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो वो कमोडिटीज जो अनब्रांडेड होती है उनको हम कहते हैं इन्फीरियर। उसके बाद आता है हमारा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का ऐड होता है, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, कंबाइन टुगेदर, देन दैट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट, ठीक है। Important to note that substitution and income effect do not operate in a sequence. इसको हम sequence में operate नहीं कर सकते हैं दोनों को एक साथ, ठीक है। When the price of commodity change, जब price change होता है, ठीक है, both substitution and income effect
ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद द चेंज इन प्राइस कमोडिटी। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे प्राइस कमोडिटी में चेंज आए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट टुगेदर अगर हम इनको साथ में ले तो ये हो जाता है हमारा प्राइस इफेक्ट, क्योंकि दोनों में प्राइस की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट इन अ मैनर सच दैट एज प्राइस फॉल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तब आता है जब यहाँ पे प्राइस कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस कमोडिटी इंक्रीज। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी उसी कमोडिटी की बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वी टेक इनकम इफेक्ट इफ दैट हैपन टू बी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इनकम इफेक्ट लेते हैं नॉर्मल कमोडिटी के केस में। तो द लॉ ऑफ डिमांड विल नेसेसरली अप्लाई, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिवन इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो डॉ ऑफ, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। क्यों, इनकम बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांडेड कम कम हुआ है। प्रोवाइडेड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर पावरफुल देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। गिवन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। किस केस में, इंफीरियर कमोडिटी केस में। अभी समझाया इंफीरियर कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मोर पावरफुल देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, तो ये चैप्टर 5-6 में इसका ज्यादा सही तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, गिफन गुड, सॉरी, गिफन गुड, गिफन गुड क्या होता है, यहाँ पे हमने गिफन गुड पढ़ा है कि अगर प्राइस किसी चीज का इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि वीट, राइस, ठीक है। तो अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ गिवन गुड में रिजल्ट फॉल इन डिमांड। प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाती है। तो ये मैंने बताया था आपको सही तरीके से। जिसमें हमने गुड्स वगैरह पढ़ी है उसमें आपको सारे गुड्स के बारे में, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सबके बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वेन एवर द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, जब डिमांड जो होता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड जो होता है कमोडिटी का चेंज होता है बिकॉज चेंज इन फैक्टर, ठीक है, ऑफ द अदर देन प्राइस, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है तो हम उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर प्राइस की वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है तो हम कहेंगे उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है डिमांड में वो कैसे होता है, देखिए, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हम उसको कहते हैं। एक्सपेंशन कब आता है, जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड का बढ़ना, डिमांड का बढ़ना दैट इज एक्सपेंड होना, डिमांड का एक्सपेंड होना। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। उसी तरीके से डिमांड का कम होना दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड यहाँ पे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है प्राइस जो होगा वो फॉल होगा। डिमांड यहाँ पे कम हुआ है तो जाहिर सी बात है प्राइस जो होगा वो बढ़ गया होगा। इस तरीके से आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे एक्सट्रैक्शन है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा जो प्राइस था, यहाँ पे हमारा प्राइस था
और ये हमारी डिमांड कर्व है। डिमांड प्राइस का बढ़ना और डिमांड का कम होना, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ा है, डिमांड कम हुआ है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइस जो है वो कम हुआ है और यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ गया है, दैट इज एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए A2 point C on demand curve DD is refers to as extension, ठीक है, in the demand. It is also indicated by the arrow from A to C. A to C यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। A to B पे गया यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद क्या आता है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड जो होता है, जब पूरा डिमांड कंडीशन जो होता है चेंज हो जाता है, दिस चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। किसी भी डिमांड के डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज आया है, एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, सिर्फ उसके प्राइस को छोड़ के, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, डिमांड का इंक्रीज होना या फिर डिमांड का डिक्रीज होना। डिमांड इंक्रीज कब होगा, जब एक गिवन प्राइस पे आपको ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है, एक गिवन प्राइस पे अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो वहां पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यानी कि प्राइस सेम है लेकिन आप डिमांड जो कर रहे हैं क्वांटिटी की वो ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस बढ़ गया है तब भी आप उतनी ही क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पे भी डिमांड इंक्रीज माना जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ आपने अपने डिमांड को कम नहीं किया है, तो इसीलिए वहां पे भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड माना जाएगा। अब यहाँ पे डिक्रीज कब होता है डिमांड, देखिए प्राइस जो है वही है, क्वांटिटी आपने कम कर दी है डिमांड की, प्राइस उतना ही है लेकिन आपने कंज्यूम करना कम कर दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी है, तो वहां पे आपका डिमांड डिक्रीज हो गया। प्राइस कम हो गया है लेकिन फिर भी आप उतनी ही क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, कम होने के बाद आपने डिमांड नहीं बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, डिमांड डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हम इंक्रीज और डिक्रीज को राइट वर्ड शिफ्ट में, इंक्रीज अगर होगा डिमांड तो हम राइट वर्ड शिफ्ट दिखाएंगे पूरे डिमांड कर्व में, अगर डिक्रीज होगा तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाएंगे डिमांड। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका चेंज इन डिमांड, यानी कि ए से अगर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाएंगे यानी कि हमारा डिमांड जो है वो कम हो गया है, ए से हम राइट वर्ड शिफ्ट दिखाएंगे यानी कि हमारा डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। सेम प्राइस पे, प्राइस लेवल सेम है, क्वांटिटी कम ले रहे हैं हम तो डिमांड डिक्रीज हुआ, प्राइस लेवल सेम है, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है डिमांड की तो डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो डिमांड कर्व के शिफ्ट में। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट कैन बी द इंक्रीज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ाना वो कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन मनी इनकम, अगर मनी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर पाएगा, ठीक है। अब कम होना वो भी इनकम पे डिपेंड करता है कि मनी इनकम जो हो गई कंज्यूमर की वो कम हो गई हो, इसी वजह से वो कम डिमांड कर रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट जो होगा डिमांड कर्व में ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस जो है वो बढ़ गया है सब्सटीट्यूट का, ठीक है, और कम हो गया है कॉम्प्लीमेंट का, तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ सकता है। अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया है तो आप दूसरे गुड पे मूव करेंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कम हो गया है तो आप उसी का जो कॉम्प्लीमेंट गुड होगा वो आप ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना यानी कि डिमांड का उसमें ये हो सकता है प्राइस जो है सब्सटीट्यूट गुड का डिक्रीज हो गया है तो आप डिक्रीज प्राइस की तरफ मूव करें, इस गुड को छोड़ दें, ठीक है। इंक्रीज हो गया कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस तो आप हो सकता है दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट गुड है उसको बाई करना कम कर दें।
कंज्यूमर ने अगर किसी भी कमोडिटी के लिए अपना एक टेस्ट डेवलप कर लिया है, ठीक है, तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए वो उसकी डिमांड नहीं छोड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कंज्यूमर उस गुड को नापसंद करने लग गया हो, डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया हो कंज्यूमर ने, तो वो उस गुड को नहीं खरीदेगा। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स वाले, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।